हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का जो टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड, इसके जो कुछ पार्ट्स हैं मैंने ऑलरेडी आपको जो जो अपलोड करके वीडियोस में डाल दी हैं। प्लीज़ अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ उनको पढ़ लेना। और अभी जो जो हमसे जो पीछे जो चैप्टर्स के लिए अभी आगे हम जो है शुरू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें बहुत से बार जो है ये क्वेश्चन जो है आता है एग्जाम में, बट एक और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आता है। इसमें जो सैलिएंट फीचर्स हैं उनके बारे में ही कुछ जो है आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कई बार जैसे आ जाता है, आपको पता है कि जो सैलिएंट फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो वो ऐसे फीचर्स हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे अलग करते हैं और जो एक इम्पोर्टेंट इसकी जो इम्पोर्टेंस इसकी बताते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जैसे एक्ट्स कोई भी है एक्ट है, अगर जैसे कोई गवर्नमेंट्स है, ठीक है, अगर आपको जो कोई एक्ट लाती है लेकिन अगर वो जो है इट इज़ नॉट विद द स्पिरिट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स के इसके साथ नहीं, अगर वो कहीं मैच नहीं खाता जो उसके स्पिरिट है, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसको इंटरप्रेट करके या उसको जो नल एंड वॉइड करके उसको जो अल्ट्रा वायरस जो है डिक्लेयर कर सकता है। अल्ट्रा वायरस बट नॉट इन टैंडम विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो इसमें जो है बैलेंस भी बनाया हुआ है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस तरह जो है आपको जो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और जो लेजिस्लेचर है उसके बीच में कैसे उनको बैलेंस रखना है, बैलेंस ऑफ पावर है उसको कैसे मेंटेन करना है, ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। उसके अलावा जो सैलिएंट फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये बताते हैं कि किस तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्या जो है कितने कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो इसको सेपरेट करते हैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से या दूसरे चीज़ों से। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने आपको पहले बताया था कि लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो पहले सबसे जो लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद जो है ये दूसरा जो था वो जो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, वो जो बहुत इसको जो डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके सोर्सेज जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको स्टडी करने के बाद जो है स्टडी करने के बाद जो बेस्ट फीचर्स है और किस तरह उनको जो इंडियन कंडीशन में उनको जो है हम अप्लाई कर सकते थे, वो जो है इसमें हमने लिया हुआ है। उसके बाद देखिए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्रेंड्स, आपने देखा जो इस टाइम जो एट दैट टाइम जो सबसे जो कॉन्स्टिट्यूशन जब इंडिया का बन रहा था, तो उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्होंने पाया कि जो अमेरिका, उनके पास था अमेरिकन मॉडल और ब्रिटिश मॉडल। ठीक है, तो अमेरिकन मॉडल को बोलते हैं बहुत ही रिजिड है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अमेरिका का, वो बहुत ही रिजिड है, उसको जो है आप अमेंड नहीं कर सकते। सेम तरह जो ब्रिटिश जो मॉडल है उसके जो 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 कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, उसको जो है ईजिली आप जो है आप इसको अमेंड कर सकते हैं। तो इंडिया के इंडियंस जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्होंने क्या किया कि इसमें जो है इन मिक्स ऑफ बोथ कर दिया। ठीक है, तो ब्लेंड और रिजिडिटी को जो है मिक्स कर दिया ताकि ये जो है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को जो है मिक्स कर दिया, सो दैट ये जो एक बैलेंस इसके अंदर क्रिएट हो जाए। उसको जो फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइसेस, जो इसमें हमने पढ़ा था कि फेडरेशन का फेडरल सिस्टम है बट इसमें जो यूनिटरी वाइस होता है, किस तरह जो है जो ये जो फेडरेशन का एक फेडरल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, जो जिसकी जैसे फेडरेशन का मतलब होता है जैसे सेंटर एंड जो यूनिट्स होती हैं जैसे स्टेट्स। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सेंटर जो है इंडिपेंडेंट होता है, स्टेट जो है अपना अपना लेवल में इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें जो है ओनली सेंटर ही जो पावरफुल होता है, जिसमें सारा जो वाइस रहता है वो सेंटर की तरफ होता है। लेकिन जो इंडियन से जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ मेड जो फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइस में दिया गया है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो पावर्स हैं उस तरह जो लिस्ट में उसको सेग्रीगेट किया गया है, जैसे इसको, और कहीं पे भी इसमें कहीं पे फेडरेशन वर्ड नहीं आता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत पहले एग्जाम में पूछा गया था फेडरेशन वर्ड कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, लेकिन ये कहीं पे भी लिखा नहीं गया। उसके बाद जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी है, ये सब जो मैंने पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। तो अगर मैं ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा तो फ्रेंड्स इट विल गो अ लॉन्ग वे। ठीक है, और उसके बाद जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे जो फंडामेंटल राइट्स है, वो भी मैंने इसको पहले आपको बता दिया, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अभी जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फ्रेंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है कि जो जिस तरह फंडामेंटल राइट्स हैं और जिस तरह फंडामेंटल डायरेक्टिव स्टेट
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, उसी तरह जो है एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, क्योंकि हर एक नागरिक का जो है अपना अगर राइट्स हैं तो उनके साथ जो उनकी जो है ड्यूटीज़ भी हैं, अगर अधिकार हैं तो अधिकार के साथ जो कर्तव्य भी हैं। और ये क्या कब ला गया था? एडिड बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये जो कब लाए गए थे फंडामेंटल ड्यूटी कब लाए गए थे? तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की जो इसको अपॉइंट की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको जो है इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। और इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडिड वन मोर ड्यूटी। और 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट था उसमें एक और ड्यूटी जो है ऐड हुई, ठीक है। वो ड्यूटी जो 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसमें एक ड्यूटी जो एडिड वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी। तो पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओनली वन आर्टिकल स्पेसिफाइड 11 फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये जो पार्ट 4 ऑफ जो इसमें जो है जो पार्ट 4 है और कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51 है, इसमें 11 ड्यूटीज़ जो है पहले जो थी जो 10 ड्यूटीज़ थी, फिर जो है एक और ड्यूटी जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ जो है ऐड की गई, और वो जो है टोटल जो 11 ड्यूटीज़ हो गई। अभी नागरिकों के 11 कर्तव्य हैं। सर्व एज ए रिमाइंडर टू द सिटीजन दैट दे हैव ड्यूटीज़ टुवर्ड कंट्री व्हाइल एंजॉयड फंडामेंटल राइट्स। ये बताता है कि जो है ये हमें रिमाइंड करता है कि जिस तरह जो अगर वो फंडामेंटल राइट जो है एंजॉय कर रहे हैं तो उनकी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। और ये जो है जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह उनको जो है आप कोर्ट में उनके जाके जो कोर्ट नहीं उनके वायलेशन पे कोर्ट में नहीं जा सकते, उसी तरह आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर आपकी कोई नहीं करता है कोई, तो उसके खिलाफ में आप जो है कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जैसे अगर जो जितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई है अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो आप जो है उसको एनफोर्समेंट के लिए आप जो है कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद सेकुलर स्टेट, उसके बाद जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है वो सेकुलर स्टेट है। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया को क्या है एक सेकुलर स्टेट जो है बनाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया stand for secular state, hence it does not afford any particular religion as the official religion of state। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है इंडिया के सेकुलर के लिए सेकुलर स्टेट बनाता है इसको, ठीक है। सेकुलर स्टेट का मतलब जो सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप जो है देखो एक वेस्टर्न डिफरेंट सेकुलरिज्म की भी डिफरेंट नोशंस हैं, ठीक है। जैसे इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म। वेस्टर्न जो पश्चिम का जो सेकुलरिज्म है वो क्या बोलता है कि इट इज़ टोटली जो डाइवोर्स फ्रॉम दी गवर्नमेंट, ठीक है। रिलीजन का जो गवर्नमेंट्स के साथ जो है टोटली अलग रहेगा, रिलीजन अलग रहेगा और जो गवर्नमेंट्स जो है अलग रहेगी, ठीक है, जो है स्टेट अलग रहेगा। लेकिन जो है जो इंडियन जो सेकुलरिज्म है ये बोलता है कि सभी सर्वधर्म संभव, मतलब ये जो सब स्टेट सब जो जितने भी धर्म हैं उन सबको जो है एक बराबर नज़र से देखना है, कोई किसी को स्पेशल आपने ट्रीटमेंट नहीं देना है, ठीक है। तो ये जो है ये जो फीचर उसके लिए कौन कौन से फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको सेकुलर स्टेट बनाते हैं, दे आर The term secular was added to the Constitution of India by 42nd Constitution Amendment। एक तो 42nd Constitutional Amendment में secular जो वर्ड था वो ऐड कर दिया गया, ठीक है। The preamble secure to the citizen of India liberty of belief, faith and worship। जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है संविधान की, उसमें जो है जो वो क्या करती है, इंडिया को जो है हर एक जो सिटीजन्स हैं उसको जो है लिबर्टी सोचने की, जो अपना जो उसका विश्वास है, ठीक है, उसका फेथ है और उसकी जो पूजा पद्धति का अधिकार है उसमें अपने जो है करने का अपने तरीके से उसको करने का अधिकार देती है, ठीक है। सो उसको इक्वलिटी बिफोर, और उसके बाद क्या इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, ये आर्टिकल 14 में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई किसी दूसरे धर्म का है या किसी दूसरे धर्म का है, अगर धर्म को तो उसको जो है अलग सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, अलग सा पनिशमेंट दिए, नहीं, सभी जो कोई किसी भी धर्म का है उसके लिए जो है सबके लिए जो कानून समान है, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कि ऐसा नहीं कि किसी भी धर्म का है, अगर मान लो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, नहीं, वैसा नहीं है। सबको जो है एक बराबर जो है जो
ट्रीटमेंट मिलेगा, जैसा होगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी जो है सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। लेकिन कुछ कैसे ऐसे केसेस होते हैं, जैसे मान लो कि जैसे पुजारी है या कुछ उसे, तो उसमें जो है कुछ आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रोपोगेट एनी रिलीजन, उसमें क्या है कि आपको जो है आपने जो है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस दी गई है, और उसको राइट टू फ्रीली प्रोफेस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, आप जो अपने धर्म का जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये क्या है, आर्टिकल 25 में दिया गया है। एवरी रिलीजन रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर। अब जैसे कोई रिलीजन है, उसके अंदर जो है आपको पता है कि अलग अलग जो है डिनोमिनेशन हो जाते हैं। जैसे आपको पता है कि अलग अलग डिनोमिनेशन, जैसे मान लो कोई जैसे कोई संत कबीर, हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में कोई संत कबीर को मानता है, कोई कबीर पंथी है, कोई जो है जैसे राधा स्वामी है, कोई कुछ अलग अलग जो जैसे अलग अलग है, वो जो अपने पंथ को मानते हैं, किसी को मानते हैं, तो उसका जो है वो अपने हिसाब से जो है अपने हिसाब से वो उसको एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ द इट्स सेक्शन शैल हैव द राइट टू मैनेज, और इस सब को जो है उनको जो अपने जो रिलीजियस अफेयर है उनको मैनेज करने का, और उनको अपने जो उसके डिनोमिनेशन की जो किस तरह प्रक्रिया है उसको चलाने का अपना अधिकार है। उसके बाद है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एनी, इट शुड बी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय स्टेट, ठीक है। कोई भी स्टेट की तरफ से अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, तो उसको जो है कोई भी अगर उसमें कुछ स्टेट की फंडिंग होती है, तो उसमें कोई भी जो है उसमें कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती, ठीक है। और उसके बाद वो जो है सेक्शन आर्टिकल 28 में दिए गए, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैव द राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। अगर कोई किसी भी धर्म का है, चाहे किसी भी वो जो है धर्म का है, और हर एक नागरिक को, उस धर्म के नागरिक को जो है अपनी लैंग्वेज का और अपनी स्क्रिप्ट का और अपनी कल्चर को प्रिजर्व और कंजर्व करने का पूरा अधिकार है, आर्टिकल 29 में दिया गया है। ऑल माइनॉरिटी हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस, और उसको जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उनको जो है राइट्स है अपनी जो है जो अपनी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, और अपनी चॉइस के हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मैनेज करने का, और उसको जो है एडमिनिस्टर किस तरह करना है, उसका शासन प्रशासन कैसा रहेगा, उसको उनका अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 30 के इस आर्टिकल 30 में दिया गया है। स्टेट सेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल इट्स सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उसके जो स्टेट का ये कोशिश रहेगा कि सभी जो रिलीजन है उसके सबको जो है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है एक सिक्योर करने की कोशिश करेगा, एंडेवर करेगा। वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ रिलीजन नेगेटिव सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, जो वेस्टर्न कंसेप्शन मैंने बताया था आपको रिलीजन की, वो जो है इसमें क्या बोलता है कि जो रिलीजन है वो स्टेट से सेपरेट है। इंडियन कंसेप्शन क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसमें क्या बोलते हैं, गिविंग ऑल रिलीजन इक्वल रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन, सभी धर्मों को जो है एक बराबर रिस्पेक्ट और जो है प्रोटेक्शन देनी है। एबोलिश्ड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एंड टेम्पररी रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटी टू एंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन, उसमें कम्युनल कहीं पे भी धर्म के आधार पे आपका रिजर्वेशन नहीं दे सकते, ठीक है। और जो है एससी और एसटी को इक्वल प्रोटेक्शन रिप्रेजेंटेशन देते हैं इसमें। फिर जो एक और इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, मतलब बेशक मताधिकार, बेसिस ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटर, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर हैं, चाहे विधानसभा है चाहे लोकसभा है, उन सब में जो है उनमें बेशक मताधिकार है। मतलब कोई भी आदमी है, जैसे कोई नागरिक है, जैसे अगर वो 18 साल से ऊपर है तो उसको जो है सब जो है वोट देंगे। पहले क्या होता था कि जब आपने देखा था 1919 का जो भारत सरकार का अधिनियम था, उसमें क्या था 1919 में जब अंग्रेजों का राज था, उसमें जो है कुछ जो ये जो मताधिकार था, जैसे वोट देने का राइट था, वो जो कुछ ही कम्युनिटीज़ को था, चाहे लाइक कुछ ग्रेजुएट्स हैं या कुछ जो टैक्स देते हैं उन्हीं को। लेकिन जैसे ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि सबको जो भी 18 साल से ऊपर का नागरिक है उसको जो है वोट देने का अधिकार है। वो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1968 में ये जो है, पहले जो था ये 1988 तक जो एज थी वोट देने की, वो थी पहले 21 साल से ऊपर का नागरिक। लेकिन जब 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया तो उसका जो वोटिंग एज कर दिया
वो 21 से लेके 18 ईयर्स तक कर दिया। फिर उसके बाद जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज मेक डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस्ड एनहांस सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज ऑफ कॉमन पीपल, अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, इनेबल द माइनॉरिटी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एंड ओपन न्यू होप एंड विस्टास फॉर बिकर सेक्शन फ्रेंड, बिकर सेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज करता है फ्रेंड्स, इसके सबको जो इक्वल, आपको इक्वलिटी देनी है तो कैसे देनी है, आपको पता है कि सरकार चुननी है आपको, तो सरकार अगर आप चुनोगे तो आप सरकार चुनने में सबका अधिकार है, चाहे वो किसी भी 18 साल से ऊपर होगा, सब वोट देंगे, और जो वोट देंगे तो उन सब ने सरकार बनाई है, तो सरकार मतलब उनकी है, ठीक है। तो नेचुरली ये जो ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है ताकि जो सब अपने आप को, जो सबको अपनी इक्वल फील करें, और सब जो है आप चाहे माइनॉरिटी का या किसी भी कम्युनिटी का, उसको जो है इक्वलिटी के एहसास हो, और अपनी जो प्रेस्टीज भी, जो उसको प्रेस्टीज का भी फीलिंग हो, ठीक है। चाहे कॉमन पीपल है चाहे वो स्पेशल है, सबका जो एक आदमी एक वोट। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, उसके थ्रू फेडरल एंड ड्यूअल, जो फेडरल जो होता है, फेडरल जिसमें फेडरल नेचर होता है, आपने देखो जो अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जो सेंटर है उसकी अलग सी, जैसे हर एक वो स्टेट की जो अलग अलग सिटीजनशिप होगी, ठीक है। जैसे कोई फ्लोरिडा का है ना, तो उसका फ्लोरिडा का है, कैलिफोर्निया का है तो कैलिफोर्निया की जो स्टेट है, स्टेट की अलग सी सिटीजनशिप होगी, और उसके सेंटर की, जैसे मान लो सेंटर का जैसे वाशिंगटन का, तो उसकी अलग जो उसको ड्यूअल सिटीजनशिप मिलेगी, उसकी सिटीजनशिप जो दोहरी नागरिकता होगी। लेकिन भारत में क्या एक सिंगल नागरिकता है, चाहे वो स्टेट का नहीं, जैसा नहीं कि हिमाचल की अलग से नागरिकता है और जो केंद्र की अलग से नागरिकता है, भारत की अलग से नागरिकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कि सभी जो भारतीय नागरिक हैं, ठीक है, ये इसमें इंडियन सिटीजनशिप है। ऐसा नहीं है कि उसमें क्या है, अमेरिका का नागरिक अलग है और दूसरे जो उनका अमेरिका का स्टेट है उसका नागरिक, जैसे मतलब उसकी सिटीजनशिप अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप है वो इसमें। और इंडिपेंडेंट बॉडीज, अब आपको पता है कि फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चीज़ें एनविसेज की गई हैं, इक्वलिटी, जो जस्टिस, फ्रीडम, लिबर्टी, ये सब जो है अगर आपको मेंटेन करना है तो उसके लिए जो आपको इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ मतलब जिसका जो है जिनके कार्य के ऊपर जो है सरकार का नियंत्रण है, ये जो है अपने आप जो है कार्य करती हैं, और उनके जो कुछ लेवल तक जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन से बनाई गई हैं, और इनके ऊपर जो है किसी का भी प्रेशर नहीं होता है, या किसी को भी ये नहीं कोई दबाव नहीं होता है। जैसे आपने इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड फॉर द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन, जैसे संविधान के 3 अंग हैं, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियल है और लेजिस्लेटिव है। उस तरह जो है गवर्नमेंट ने जो है कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाई हैं, दे आर एनविसेज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज दे आर द बुलवर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो क्या कहते हैं कि अगर आपको नागरिकों की जो लोकतंत्र का अधिकार है, लोकतंत्र को अगर आपको वाइब्रेंट रखना है तो उसके लिए जो इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट जो कुछ ऐसी जो इंडिपेंडेंट बॉडी हैं वो जो है होनी चाहिए, जो उसको लोकतंत्र को बचाती है। वो कौन सा? इलेक्शन कमीशन क्या इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसकी एक बार जो आप चुनाव हो जाता है उसके बाद जो है इसके अपने टर्म्स एंड कंडीशन है। तो ये जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जो है आपको इलेक्शन कमीशन की स्थापना की। इलेक्शन कमीशन टू लोकसभा, स्टेट्स लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज में, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को जो है इलेक्शन कमीशन करवाता है। ठीक है, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो भी सरकार के जो जितना भी बही खाता होता है, जितने भी उसके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो भी उसके पे जो ऑडिट करता है। जैसे मान लो आपका जितना किसी फंड है, अगर कोई उसका देखता है कि ये जो जिस पर्पज़ के लिए फंड दिया गया था कि वो ठीक ढंग से यूटिलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है। तभी आपने देखा था कि CAG ने जो कुछ समय पहले जो कोयला घोटाला बोलते हैं उसको, ठीक है, उसका जो रिपोर्ट निकाला था तो उसमें CAG ने अपनी ऑब्जेक्शन देता है। इसी तरह जो CAG होता है, ये जो है पार्लियामेंट में जो कमेटी होती है, ऑडिट कमेटी इसको बोलते हैं, उसका जो है ये उसकी जो हेल्प करता है। ठीक है, कि इस तरह ये रिपोर्ट्स देता है प्रेसिडेंट को, और ये जो है हेल्प करता है कि ऑडिट एंड अकाउंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, मतलब जो आपका जो पब्लिक फंड है, जो पब्लिक पर्स है, जो आपके जो टैक्स देते हैं, उसका सब का जो है ये जो है इसका गार्डियन है। टू कमेंट ऑन दी लीगलिटी एंड
प्रोप्राइटी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है उसका जो है ऑडिट करता है और उसकी जो है वो सही तरह से यूटिलाइज हुआ कि नहीं हुआ उसके ऊपर जो है कमेंट करता है। उसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे आपको पता है फ्रेंड्स की जो गवर्नमेंट में आपको रिक्रूटमेंट होनी है तो जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसको जो ग्रुप 1 और जो ग्रुप 2 की जो पोस्ट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में उसमें यूपीएससी के थ्रू होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है ये जो इंडिपेंडेंट बॉडी है जो है गवर्नमेंट्स को वैकेंसी नोटिफाई करती है, फिर ये जो है अपने आप जो है उसमें नॉमिनेट करती है, उसमें गवर्नमेंट का कोई जो है रोल नहीं होता है, ठीक है। उससे क्या होगा कि वो जो सभी नागरिकों को बराबर जो है आपको नौकरी लेने का अधिकार बनता है, ठीक है। नहीं तो क्या हो कि अगर गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से वो गवर्नमेंट नहीं देगी, बट ये यूपीएससी जो इंडिपेंडेंट बॉडी है अपने हिसाब से नौकरी देती है, ठीक है, जो उसने एक क्वालिफिकेशन रखी होती है, ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट पब्लिक जैसे स्टेट लेवल में जो भी आपका कहीं भी आपका पीसीएस का एग्जाम होता है, ये क्लास 1 या क्लास 2 के जो जितने भी एग्जाम होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कंस्टिट्यूट एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस बॉडी थ्रू वेरियस। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इन इंडिपेंडेंट बॉडी की जो है इंडिपेंडेंस को किस तरह मेंटेन करता है, लाइक द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जितने भी इनके जो मेंबर्स बनते हैं या प्रेसिडेंट बनते हैं इनका जो है जो टेन्योर होता है लाइक 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, उसको जो है उसको जो उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होती है उसको जो है निकाल नहीं सकते। अगर निकालना है तो उसके लिए एक बहुत ही टफ प्रोसीजर होता है, वो जो प्रोसीजर जो है आगे हम पढ़ेंगे उसके थ्रू ही जो है आप निकाल सकते हैं। फिक्स सर्विसेज कंडीशन, इनकी जो सर्विस कंडीशन होती है लाइक पे पर्क्स वगैरह है ये सब जो है फिक्स रहती है। इनको ऐसा नहीं कि जब ये टेन्यूर्स में है अगर तो उसको उनके खिलाफ जो चेंज नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि किसी को अगर 1.5 लाख रुपया पेमेंट मिलती है तो उसको जो है 1 लाख कर दिया जाएगा, ठीक है। या उसकी मान लो उसको एक घर मिलता है तो उसको घर जो है उसको बीच में निकाल दिया कि नहीं इसको घर नहीं दिया, गाड़ी नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये सब जो है कुछ भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो स्टेशनरी है, जो इनका फंड है, जो इनका जो फंड है मान लो जो इसका जो होता है ये सब जो है इनको फिक्स्ड रहता है। इसको जो है इसके खिलाफ इसको जो है कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। एक्सपेंसेस बीइंग चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और जो एक्सपेंसेस है इन सबके वो चार्ज ऑन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ऐसा चार्ज है। ये जो चार्ज ऑन दी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को चार्ज ऑन जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं इसके ऊपर जो है कोई जो है जो लोकसभा में क्या है कि इसके ऊपर आप जो है डिस्कस करके इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो है चार्ज ऑन दे सीधा इसके ऊपर जो है आप जो डायरेक्ट इसका इशू होता है। इनेबल द प्रेसिडेंट टू मीट एनी इमरजेंसी प्रोविजन। अब इमरजेंसी प्रोविजन जो है जो कुछ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक और इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इमरजेंसी प्रोविजंस क्या करते हैं, इमरजेंसी प्रोविजन इनेबल द प्रेसिडेंट टू मीट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोविजन। कहीं जैसे आपको पता है कि देश में कुछ ऐसी आ गई सिचुएशंस की जिसको जो उसको इमरजेंसी जो उसके लिए इमरजेंसी जो है लगानी पड़ेगी, कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। लाइक कुछ ऐसा तब तो ऐसा हो कि अगर मान लो कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई और नागरिक बोलेंगे नहीं जी हमारे तो जी फंडामेंटल राइट्स हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इमरजेंसी के लिए उसके लिए जो है प्रेसिडेंट को जो है ऑथराइज किया गया टू मीट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोविजन इफेक्टिवली। अगर कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आती है तो उसको इफेक्टिवली डील करने के लिए जो है इमरजेंसी प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं, और उसको जो है प्रेसिडेंट को जो इमरजेंसी पावर दी गई हैं टू सेफगार्ड दी सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जो भारत की जो सोवरेनिटी है, जो यूनिटी है और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक सिस्टम को और कॉन्स्टिट्यूशन को और जो है सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को मेंटेन करने के लिए जो है इमरजेंसी पावर्स दी गई हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन emergency provision converts the federal system into unitary system। जो emergency provision है वो जो फेडरल सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूशन में एनविसेज किए गए हैं वो जो टोटली जो यूनिटरी सिस्टम में हो जाएगा। फिर जो है ओनली केंद्र ही सब कुछ हो जाएगा, सेंटर ही सब कुछ हो जाएगा, मतलब यूनिटरी मतलब एक रूपता हो जाएगी। इसमें जो भी होगा सेंटर से वही जो है सारी कंट्री में चलेगा, ठीक है। बाई टेकिंग द कंट्रोल ऑफ स्टेट बाई सेंटर विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किए हुए जो है सेंटर जो है स्टेट्स का पूरा कंट्रोल कर लेगा। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम फेडरल टू यूनिटरी इज यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो इमरजेंसी प्रोविजन की वजह से जो फेडरल से जो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है एक यूनिक फीचर है, बाकी दूसरी जगह ये दूसरी कंट्रीज में नहीं है।
ठीक है। और इसमें जो 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट के 3 स्तर जो है इसमें इम्प्लीमेंट किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वो कौन कौन से हैं, जैसे सेंटर हो गया, स्टेट हो गया। उसके बाद क्या किया, आपको जो पंचायत होती हैं, जैसे पंचायतें होती हैं, जैसे पंचायतें होती हैं, म्यूनसिपल कमेटीज होती हैं, ये जो 3rd टीयर में आती हैं, ठीक है। तो पहले क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट थे। 73rd एंड 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो जो है उसके लिए उसने 3rd टीयर ऑफ गवर्नमेंट को जो है इंट्रोड्यूस किया। उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विच इज़ नॉट फाउंड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का वर्णन नहीं है। उसके लिए जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जो है उसमें 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व किया गया। और उसके बाद शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12 बाई एडिंग द पार्ट 9 एंड 10 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो थी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जो सैलिएंट फीचर्स है, जो इसको जो है एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, ये हमारे वो आज हमने पढ़ी। इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड, वो जो है आपको आ जाएगा जैसे 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगा कि आपको इंडिपेंडेंट बॉडीज़, ये सब के बारे में आपको जो है कि इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के बारे में आप जो एक छोटा सा नोट लिखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, या सिंगल सिटीजनशिप, इसके बारे में एक छोटा सा नोट लिखिए, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट आई कैन मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़। थैंक यू।